हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब जो है एसएसटी में सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इस हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है यूरोप में किस तरह से मर्केंटाइलिज्म की शुरुआत होती है, का उद्भव होता है, उस आज किस तरह से यूरोपियन ट्रेड का विस्तार होता है, फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में किस तरह से आती हैं, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका इंडिया में अर्ली ईयर्स, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन और ब्रिटिश के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। तो हम इन सभी चीजों को देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी, वो इंडिया की सुप्रीम पॉलिटिकल पावर हो गई। तो हम लोग देखेंगे कैसे उन्होंने अपना रूल जो है वो कंसोलिडेट किया, कैसे उन्होंने अपने शासन को यहां पर जो है अपने पावर को बिल्कुल जो है एकदम से मजबूत कर लिया। इन चीजों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हम लोग कि मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो, जो ओरिजिन है ईईआईसी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो पावर इसको दिया गया, इन सभी का ओरिजिन पॉइंट है थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म, जो कि उस समय यूरोप में काफी पॉपुलर था। तो मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी क्या है? तो मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी के मुताबिक किसी भी कंपनी की जो प्रोस्पेरिटी है, किसी भी कंपनी का जो कह सकते हो कि आर्थिक जो क्या कहोगे बढ़िया स्थिति जो है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जो है जितना कंज्यूम करेगी उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, और जितना ये इंपोर्ट करती है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है, ताकि इसका जो है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बना रहे। अब ये आइडिया थोड़ा घुमावदार है, मैं आपको समझाता हूं। मतलब आइडिया बेसिकली ये हो गया कि अगर कंट्री में अगर 1 रुपया का सामान अगर बनता है, तो कंट्री में जो है खर्चा जो है वो मैक्सिमम 75 पैसा तक होना चाहिए। समझे कि नहीं? या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कंट्री का खर्चा अगर 1 रुपया के बराबर है, तो कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो कम से कम जो है 1 रुपया 5 पैसा तक जो है जरूर होना चाहिए। 50 पैसा तक भी हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात क्या कि जितना का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट उससे कम होना चाहिए। तो मतलब अगर दूसरे देश से आप जो है 1 रुपया का सामान अगर खरीद रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप दूसरे देशों को कम से कम जो है 1.5 रुपया का सामान जो है वो बेच आइए। ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो गया सिनेरियो कि जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगी कोई कंट्री, जितना इंपोर्ट करेगी उससे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करेगी, तभी जो है वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करेगी। इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो को। तभी तो है उसका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, और इसी पर जो है उस देश की प्रोस्पेरिटी डिपेंड करेगी। समझ गए? तो ओवरसीज ट्रेड जो था उस समय में, वो तो मोटा मोटी समुद्र के रास्ते से होता था, और ये जो है मर्केंटाइलिज्म के प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो 1498 में पोर्तुगीज नेविगेटर और एक्सप्लोरर वास्को डी गामा जो था, उसने एक काफी लंबा सी रूट ढूंढा इंडिया से यूरोप का। अब जो ट्रेडर्स इस रूट का यूज करते थे, उन्हें जो है वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट को जो है, वो जो है यूरोप से निकलते थे और वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट तक पहुंचते थे, वहां से फिर साउथ अफ्रीका के टिप तक पहुंच के और फिर जो है कैलिकट की तरफ जो है वो तैरते थे। लेकिन ये काफी लंबा सी रूट था, नो डाउट अबाउट दैट। इफ यू हैव लाइक द वर्ल्ड मैप, यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट। ओके, तो यहां पर जो आपका कैलिकट वगैरह सबका जो इधर जो हो गया एरिया, इधर की तरफ जो है वो आते थे। अफ्रीका आपका इधर लोकेटेड है, तो यूरोप से चलते थे, अफ्रीका के किनारे से होते हुए वो जो है कैलिकट के कोस्ट की तरफ आते थे। तो ये काफी लंबा रूट हुआ करता था। ओके, लेकिन ये लंबा रूट जो है वो मजबूरी हो गई उनकी। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, उनका इधर के कंट्री के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड तो काफी था ही, राइट। और ये सी रूट जो है वो वास्को डी गामा ने ढूंढा था, लेकिन ऑफकोर्स ये काफी बड़ा था, काफी लंबा सी रूट था, इसलिए जो है लैंड रूट अभी भी जो है ठीक ठाक प्रेफरेबल था। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर का उदय हुआ टर्की में और वेस्ट एशिया में, तो उसके बाद ये लैंड रूट जो है ये डिसरप्टेड हो गया। ठीक है, तो अब लैंड रूट से जा नहीं सकते थे, तो मजबूरी में इनको जो है सी रूट का यूज करना पड़ेगा। और जब वास्को डी गामा ने ये डिस्कवरी की, तो उसके बाद जो है
पहले यूरोपियंस जिन्होंने कि इंडिया में अपना ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इस्टेब्लिश किया वो पोर्तुगीज थे। तो देखो क्लास में सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, है ना। ये बाद में ब्रिटिश जो होंगे वो उनको फ्रंट सीट से हटा के जो है भगा ही देंगे क्लास से। अब उसके बाद जो है वास्को डिगामा ने जब इंडिया का सी रूट ढूंढा, उसके बाद पोर्तुगीज आए और पोर्तुगीज के बाद फिर डच, फ्रेंच और इंग्लिश मर्चेंट्स सब आए, ठीक है। और सब जो है वही स्पाइसेज और टेक्सटाइल्स का ही व्यापार करने के लिए आए, सब जो है मसाले और कपड़े का व्यापार करने के लिए ही आए। उन्होंने जो है अपना ट्रेडिंग सेंटर स्टेब्लिश किया इंडिया में। तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पोर्तुगीज की अगर बात करूं तो पोर्तुगीज जो थे वो पहले यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो कि इंडिया पहुंचे थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वास्को डिगामा भी तो पुर्तगाल का ही था। अब वो लोग कैलिकट में लैंड किए थे, ठीक है ना, जो कि आपका जो है केरला की तरफ हो गया। लेकिन उन्होंने पहला जो कॉलोनियल सेटलमेंट किया वो गोवा में किया और फिर दमन और दीव में किया, ठीक है। और वो जो है सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही जो कुछ उन्होंने जिस जगह को थोड़ा हथियाया था, सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही वो उसके ऊपर जो है कंट्रोल कर पाए, बाकी कहीं नहीं कर पाए। गोवा जो है वो तो इनफैक्ट पोर्तुगीज के साथ 1961 तक रहा, उसके बाद जो है ये इंडिया का पार्ट बन गया। अब डच की बात करिए तो अर्ली 17th सेंचुरी तक डच जो थे उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है वो सूरत, अहमदाबाद, बड़ौच, कराईकल, पुलिकट, बालासोर, नागपत्तिनम, मसूलीपत्तनम सब तरफ जो है डच ने फैलाया, ठीक है। इवेंचुअली जो है डच जो थे उन्होंने जो फार ईस्ट जावा और इंडोनेशिया सब का एरिया था उधर ध्यान देना शुरू किया और उधर उन्होंने अपना कॉलोनियल एम्पायर बनाया। फिर फ्रेंच जो थे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर FEIC बनाकर जो है 1664 में वो इंडिया आए और यहां पर उन्होंने अपने बेस को एक्सपैंड करने की कोशिश की, अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश की। अब फ्रेंच के आने से जो है EEIC जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको थोड़ा चैलेंज फील हुआ। अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट जो इंडिया में था वो पांडिचेरी जो कि अभी का पुदुचेरी है, इसके अलावा जो है चंद्रनगर, माहे और कराईकल जो है एरियाज इधर आपको मिलता है। अब EEIC का जो अर्ली ईयर्स है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आपको ये पता होगा कि पहला जो ट्रेडिंग पोस्ट था उन्होंने सूरत में स्थापित किया था 1609 में। फिर 1615 में 1615 में सर टॉमस रो जो थे वो इंडिया आए इंग्लिश एम्बेसडर के रूप में महाराज जहांगीर के दरबार में। यहां पर वो जो है 1619 तक रहे और उन्होंने जो है रॉयल फरमान जो है वो हासिल किया जहांगीर से, जिसने कि EEIC को जो है इस बात की परमिशन दी कि वो और फैक्ट्रीज इंडिया में सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सूरत के अलावा जो है इंग्लिश जो थे उन्होंने अपने फैक्ट्रीज और बेसेस जो है दूसरे प्लेसेस पर भी एक्सपैंड करना शुरू किया, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में बड़ौच हो गया, जैसे कि भरूच कहते हैं अभी, और अहमदाबाद, साउथ इंडिया में जो है आपका मछलीपत्तनम हो गया 1611 के आसपास। इसके अलावा जो है ईस्टर्न इंडिया में जो है बालासोर, उड़ीसा में अभी जैसे ओडिशा कहते हैं, इसके अलावा बंगाल के हुगली में। तो इन सब जगहों पर जो है इन्हीं रॉयल फरमान का यूज करते हुए अंग्रेजों ने जो है अपनी फैक्ट्रीज और बेसेस स्थापित किए। इसके अलावा जो है इन्होंने किला बना के ऑपरेशन बेस जो है वो बनाया मद्रास में, जैसे कि अभी चेन्नई कहते हैं, और फिर बॉम्बे जैसे कि अब मुंबई कहते हैं, और फिर कैलकाटा जैसे कि अब कोलकाता कहते हैं, ठीक है। अब बॉम्बे की बात करो जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुआ करता था, अब बहुत सारे आइलैंड्स तो जुड़ गए हैं आपस में। तो बॉम्बे जो था वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। तो मई 1661 में जब ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स II जो था उसने पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा के साथ शादी कर ली थी, तो उसे जो है बॉम्बे जो है वो दहेज के तौर पर मिला था कैथरीन के पप्पा किंग जॉन IV से, ठीक है। मतलब बॉम्बे जो है वो अंग्रेजों को दहेज में मिल गया था। सब्सिक्वेंटली जो है आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है वो जो प्रिंस चार्ल्स II जो थे उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, भाड़ा पर दे दिया 10 पाउंड पर एनम के लीज पर। सोचो भाई, मतलब 10 पाउंड सालाना जो है रेंट था बॉम्बे का। सो वेल दैट वाज द ग्रेट पार्ट व्हाट द अर्ली फेजेस। अब उसके बाद जो है शुरू हुआ था स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है।
इस्टेब्लिशमेंट जब हो गई थी ट्रेडिंग कंपनीज की डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के द्वारा, तो अब उसके बाद जो है उनके बीच में कंपटीशन और राइवलरी शुरू हो गई। राइवलरी मतलब प्रतिद्वंदिता। सब जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, और जो है ट्रेड के ऊपर मोनोपोली हासिल करना चाहते थे, मतलब एक छत्र अधिकार। लेकिन ये पॉसिबल तभी होता ना जब वो दूसरे राइवल कंपनीज को, प्रतिद्वंदी कंपनीज को एलिमिनेट कर देते, या फिर उनका जो है पॉलिटिकल पावर जो है उनका कंट्रोल होता पॉलिटिकल पावर पे, जहां जिनके साथ की उनका ट्रेड रिलेशन था। तो इस तरह से जो है कॉलोनियल पोजीशन के लिए इंडिया पर जो है औपनिवेशिक अधिकार करने के लिए जो है संघर्ष शुरू हो गया। और 18वीं सेंचुरी आते आते ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो दो मेजर पावर्स के तौर पर बच गए। पुर्तगाली जो थे उनका जो है ट्रेड के ऊपर से कह सकते हो कि मोनोपोली जो है वो खत्म हो गया। डच बेचारे जो है वो हार गए और वो जो है फिर इंडोनेशिया आइलैंड्स वगैरह में जो है अपना मसाला सब का जो है व्यापार सब करने लगे। 17th और 18th सेंचुरी के पीरियड में जो है तो कहो तो इंग्लैंड और फ्रांस जो कि यूरोप में ट्रेडिशनल राइवल्स थे, यूरोप में जो है खानदानी कह सकते हो दुश्मन थे, तो उन्होंने इंडिया में कई बार लड़ाई की। जब भी उनका पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कोई भी आकांक्षा आपस में टकराया, जब भी उनको पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ भी जो है मुहाफुली हुआ, तो फटाक से वो लोग युद्ध कर लेते थे इंडिया में। फाइनली 18th सेंचुरी के मिडिल तक आते आते इंग्लिश जो थे वो जीत गए और उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को जो है इंडियन ट्रेड मार्केट से हटा दिया। तो चलिए, अब ये तो हो गया कि इंग्लिश जो थे वो मोटा मोटी अब इंडिया में एकमात्र जो है फॉरेन ट्रेडिंग पावर के तौर पर रह गए थे और एक फॉरेन पॉलिटिकल पावर के पोटेंशियल कह सकते हो एजेंट के तौर पर रह गए थे। अब आगे बात होगी फिर डिफरेंट वॉर्स वगैरह जो उन्होंने लड़े थे, जैसे कर्नाटिक वॉर, फिर जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड एवरीथिंग। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जो है फिर अगले सेशन में बात करते हैं। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।